अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। प्रॉब्लम नंबर 4 है वैन हान की बुक से, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द वैन कॉरपोरेशन। ये उसने बच्चों आपको बैलेंस शीट बताई हुई है और ये इसने आपको इनकम स्टेटमेंट भी दी हुई है। तो इसमें बच्चों बहुत सारी वैल्यूज़ मिसिंग है। लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया था, वो भी इसी तरह का था, लेकिन उसमें सिर्फ बैलेंस शीट थी। जी बच्चों, आपको मैंने जो नोट सेंड किए हैं वहाँ पे इसमें यहाँ पे एक जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है। आपको जो नोट सेंड किए थे वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है टोटल लाइबिलिटीज़। ये बच्चों इसके आगे ये भी आएगा टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। ये जो टोटल है ये आपका टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी आएगा। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये सिर्फ टोटल लाइबिलिटीज़ नहीं बल्कि टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा बच्चों उसने आपको अदर इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। करंट रेशो है 3:1 रेशो है, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 7%, टोटल लाइबिलिटीज़ टू शेयर होल्डर इक्विटी 1:1, एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज़, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 3:1, 360 डेज़ उसने आपको बताया हुए ईयर के अंदर। और ये इसने कहा हुआ है कंप्लीट बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो बच्चों ये आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। तो ये बच्चों हम इसको इसी तरतीब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं जी करंट रेशो। उसने 3:1 रेशो हमें दिया हुआ है। करंट रेशो का फार्मूला हमने पुट किया, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो ये करंट रेशो हमारे पास 3:1 था। तो बच्चों हम इसको रेशो कैसे भी लिख सकते हैं 3/1। तो बच्चों बैलेंस शीट में जाके देखते हैं हमारे पास करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज़ में से कुछ दिया है। तो ये बच्चों देखें ना करंट एसेट्स हैं और ना ही करंट लाइबिलिटीज़। अगर दोनों में से एक होता तो एक चीज़ कैलकुलेट हो जाती, लेकिन फ़िलहाल ना करंट एसेट्स है ना करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इसलिए हम इसकी जगह छोड़ देंगे और जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बच्चों जो भी फार्मूला आएगा आप उसको लिखते जाएँ। अगर वो सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप उसके नीचे जगह छोड़ के उसके लिए जो है वो आप नेक्स्ट फार्मूले पे चले जाएँ। जब कोई वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी हम फिर पीछे आके उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फ़िलहाल आपने जो है वो कुछ लाइनें छोड़ देनी है, 6-7 लाइनें आप छोड़ के नेक्स्ट पे आ जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन है, इसका तो कुछ भी नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो बच्चों ये इसने आपको 7% बताया। इसका फार्मूला लगाते हैं, ये आपके पास फार्मूला बच्चों नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं बच्चों। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% है। इसके अलावा नेट सेल भी हमें इनकम स्टेटमेंट में उसने दी हुई है। ये क्रेडिट सेल है 8000 और ये बच्चों सारी वैल्यूज़ जो है ये थाउजेंड्स के अंदर है। तो बहरहाल आप उसको ऐसे ही लिखिएगा। क्रेडिट सेल मतलब ये टोटल सेल यही है, इसमें कैश सेल है ही नहीं। ये क्रेडिट सेल ये हमारी नेट सेल है 8000। ये यहाँ पे पुट करते हैं 8000, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8000 का 7% लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 560 आ रहा है। ये बच्चों हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये बच्चों इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये नेट प्रॉफिट मिस था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 560। ये मिसिंग वैल्यू थी बच्चों, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। बच्चों ये 44% है, तो इसका मतलब है ये जो हमारा प्रॉफिट है ये 56% आएगा। ये बच्चों कैसे 56 आए, इसको 100 में से माइनस करें, बाकी 56 बच रहा। और ये बच्चों हमारे पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये हमेशा 100% होगा। क्लियर बच्चों? टैक्स 44% है तो 100%, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमेशा 100% होगा। तो 100 में से 44 माइनस किया, इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट आया ये 56%। अब इसकी मदद से बच्चों हम जो है वो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। ये चूँकि 56% है इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं 100% में। कैसे करेंगे देखिए बच्चों, नेट प्रॉफिट 560 है, ये हमारे पास 56% था। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 56/100। इसको बच्चों अगर हम इस साइड पे ले आएँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये 100/56 हो जाएगा। तो बच्चों जब हम इसे 100/56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56% अमाउंट थी जो कि अब 100% में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 100 ऊपर है 56 है नीचे, तो ये 100% वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 1000 ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 100% था। इसको जाके इनकम स्टेटमेंट में पुट करते हैं बच्चों। ये देखें जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 100% वैल्यू आ जाएगी 1000। अब बच्चों ये 1000 और ये 560 है, इन दोनों के बीच में ये हमारे पास जो टैक्स है ये मिसिंग है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं बच्चों। ये देखें 1000 में से हमने 560 माइनस किया तो ये दरमियान वाली वैल्यू जो है वो 440 आ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? अब इधर से ऊपर नहीं हम माइनस कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो एक्सपेंस दिए हुए हैं, एक है इंटरेस्ट और एक है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट में से ये दो वैल्यूज़ माइनस होकर ये 1000 नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पे दो वैल्यूज़ होती तो फिर 1000 में से ये दोनों माइनस करके ऊपर लिख लेते, लेकिन अब बच्चों हम जो है 1000 में से 400 नहीं माइनस करेंगे क्योंकि दो वैल्यूज़ माइनस होनी, ये अभी मिसिंग है। फ़िलहाल यहाँ से हम ऊपर नहीं चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ उसने बच्चों, टोटल लाइबिलिटीज़ टू शेयर होल्डर इक्विटी 1:1 रेशो है। ये हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला बच्चों, ये हमने फार्मूला लिखा टोटल लाइबिलिटीज़ ओवर शेयर होल्डर इक्विटी। ये उसने बताया हुआ था बच्चों ओवर।
यहाँ पे टू भी लिख सकता है, ओवर भी लिख सकता है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ ओवर शेयर होल्डर इक्विटी, तो ये उसने हमें यहाँ पे रेशो बताई थी बच्चों 1:1 रेशो। तो टोटल लाइबिलिटीज़ ओवर शेयर होल्डर इक्विटी, इनमें से देखते हैं बैलेंस शीट में जाके हमें कुछ दिया हुआ है। तो बच्चों शेयर होल्डर इक्विटी, ये कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग, ये ऑलरेडी गिवन है 3650। तो बच्चों ये हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी है। शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर आपको पता है प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग आता है। तो प्रेफर्ड स्टॉक तो इसमें नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ कॉमन और रिटेन्ड अर्निंग यही हमारा इक्विटी आएगा शेयर होल्डर इक्विटी 3650। इसको पुट करते हैं जाके बच्चों अपने क्वेश्चन में। ये हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी है, इसमें हमने पुट किया 3650, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको बच्चों, तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटी भी 3650 ही आ जाएंगी। तो ये बच्चों हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई हैं। इसके अंदर बच्चों करंट भी शामिल है और लॉन्ग टर्म भी शामिल है। तो ये बच्चों देखें हमारे पास 3650 ये टोटल लाइबिलिटीज़ थी। तो इस टोटल लाइबिलिटीज़ में से ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो कि ऑलरेडी गिवन है 2650, तो ये हमारे पास अभी जो वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट किया है टोटल लाइबिलिटीज़, उसमें से आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो बाकी आपके पास बच्चों क्या बच जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर बच्चों, चूँकि आपको पता है टोटल लाइबिलिटीज़ में क्या शामिल होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म। तो ये टोटल में से आपने लॉन्ग टर्म माइनस की, बाकी आपके पास करंट बच गई। अब बच्चों ये करंट लाइबिलिटीज़ में 3 अमाउंट्स है, टोटल अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन और अक्रूवल्स। तो इसमें से बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ माइनस कर दे तो बाकी आपके पास बैंक लोन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए बच्चों ये 1000 टोटल था, इसमें से ये 400 ये वाला और 200 ये वाला, ये दोनों माइनस की हमने वैल्यूज़, तो हमारे पास जो बाकी बच रहा है वो 400 आ गया। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद बच्चों नीचे देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, करंट लाइबिलिटीज़ भी आ गई हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी आ गई हैं और जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है वो भी ऑलरेडी गिवन है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। और आपको पता है बच्चों बैलेंस शीट की दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास जो इधर 7300 आया, इसी को आपने यहाँ पर भी पुट कर देना। अब इधर से ऊपर कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अब चलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट हमें उसने दिया हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज़। तो ये बच्चों हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड का सबसे तो पहले फार्मूला पुट किया, 360 डेज़ उसने बताया था डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो ये बच्चों उसने एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें दिया था 45 डेज़। तो ये हमने बच्चों इनकी जगह रिप्लेस किया, ये 45 डेज़ इधर आ गया और ये DTR जो है ये इधर आ गया, डेटर टर्नओवर रेशो। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास डेटर टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास क्लियर हो गया, 8 टाइम्स आ गया। अब डेटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला हम अगर लगाएं तो वो हमारे पास फार्मूला डेटर टर्नओवर रेशो का नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर्स। तो डेटर टर्नओवर रेशो भी हमें उसने दिया था 8 टाइम्स और नेट क्रेडिट सेल भी बच्चों क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट में गिवन थी 8000। तो इन दोनों की फिर से जगह चेंज करते हैं, एवरेज डेटर इधर आ गया, 8 टाइम्स इधर आ गया, डिवाइड किया तो बच्चों ये 1000 आपके पास एवरेज डेटर या अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। इसको जाके बैलेंस शीट में पुट करते हैं बच्चों। ये देखें हमने अकाउंट रिसीवेबल 1000 यहाँ पे पुट कर दिया। अब बच्चों हमारे पास देखें यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट हो चुकी हुई हैं। अब हम करंट एसेट निकाल सकते हैं। जो हम स्टार्ट में करंट रेशो का फार्मूला जो है वो छोड़ा था, उसी फार्मूले के अंदर जाके उसी जगह पे जहाँ पे आपने जगह छोड़ी थी उधर ही जाके इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे हमने छोड़ा था पीछे 3/1 करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ बच्चों हमारे पास आ चुकी हैं 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हमारे पास करंट एसेट 3000 आ जाएगी। अब इसको बच्चों बैलेंस शीट में पुट करते हैं। ये देखिए करंट एसेट्स 3000 आ गया। अब 3000 में से हमने 500 और ये 1000 माइनस किया तो ये हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 1500। अब बच्चों यहाँ से हमारे पास ये टोटल एसेट्स भी आ चुके हैं और करंट एसेट्स भी आ चुकी हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटल एसेट में से करंट एसेट माइनस कर देते हैं, बाकी हमारे पास फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे 4300। तो बच्चों बैलेंस शीट तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ से हमारे पास फ़िलहाल कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है। मज़ीद हम देखते हैं हमारे पास कौन सा फार्मूला दिया हुआ है बच्चों। उसने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया हुआ है 3:1 रेशो। तो इसका फार्मूला लगाते हैं बच्चों इन्वेंट्री रेशो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये 3:1 रेशो दिया था। एवरेज इन्वेंट्री बच्चों भी हमने बैलेंस शीट में कैलकुलेट किया है, उधर से जाके देखते हैं। ये देखें इन्वेंट्री है हमारे पास 1500। तो ये यहाँ पे पुट कर दें इस फार्मूले के अंदर। ये 1500 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, ये 1500 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4500 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको जाके इनकम स्टेटमेंट में पुट करते हैं बच्चों। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पुट किया 4500। अब बच्चों 8000 में से 4500 माइनस कर दे तो बाकी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3500। क्लियर हो गया बच्चों। अब बच्चों हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 3500
और इस 3500 में से हमने ये दो वैल्यूज़ माइनस की, सेलिंग एडमन और इंटरेस्ट, तो हमारे पास ये प्रॉफिट आ जाएगा 1000। तो बच्चों अब अगर हम क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट माइनस कर दें तो इसका मतलब है हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल आ जाएगा। 3500 में से 1000 माइनस करें, हमने इस 3500 में से ये 1 और 2 ये दो वैल्यूज़ माइनस की तो ये वाला बैलेंस आया। अब अगर हम क्या करें, 3500 में से 1000 माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास इन दो वैल्यूज़ का टोटल आ जाएगा। तो हम क्या करें बच्चों, अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करें तो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, वो सेलिंग एडमर और इंटरेस्ट एक्सपेंस बचेगा। तो इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हमारे पास किन का टोटल आएगा, सेलिंग एडमन और इंटरेस्ट का। क्लियर हो गया बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से हमने प्रॉफिट माइनस किया तो बाकी इन दोनों का टोटल आ जाएगा। तो ये ज़रा ध्यान से समझने वाला, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अब बच्चों हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ चुका हुआ है 3500, प्रॉफिट भी आ चुका है 1000, ये इज़ इक्वल टू सेलिंग एंड एडमन प्लस इंटरेस्ट आएगा। माइनस किया तो ये बच्चों हमारे पास टोटल 2500 आया। इसको मैं इस साइड पे ले आया हूँ, इसको इस साइड पे ले आया हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3500 में से 1000 माइनस किया तो 2500, ये किन दो चीज़ों का टोटल आ गया, सेलिंग एडमन और इंटरेस्ट का। अब इन दो चीज़ों में से उसने हमें इंटरेस्ट दिया हुआ था, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट हमारे पास 400 गिवन है। इसको जाके यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों इंटरेस्ट की वैल्यू को, ये इंटरेस्ट की वैल्यू हमने 400 पुट की, ये प्लस किया, इस साइड पे ले जाएं माइनस हो जाएगी बच्चों ये, और ये माइनस करके आपके पास सेलिंग एडमन जो है ये 2100 आ जाएगी। इसको भी जाके यहाँ पे पुट किया हमने बच्चों, सेलिंग एंड एडमन एक्सपेंस 2100। तो ये बच्चों हमारे पास जो है ये इनकम स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। आप 3500 में से 2100 एंड 400 माइनस करें तो ये आपके पास 1000 ही आना चाहिए। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। इसको बच्चों आपने अच्छी तरह से करना है, फार्मूले आपको आने चाहिए। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बच्चों बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।